अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमारा कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ओजोन और ओजोन डिप्लीशन के बारे में। अच्छा, आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के अराउंड गैसेस के एक लेयर प्रेजेंट है। उसे हमने क्या कहा था? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस शामिल हैं। अच्छा, यहाँ पर दो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। देखो हो क्या रहा है, ठीक है। सन है, सन से कुछ रेडिएशन अर्थ की तरफ आ रही है, जिसमें कुछ सोलर रेडिएशंस हैं और विजिबल रेडिएशंस ये अर्थ की तरफ आ रही है, जिसमें से इसका कुछ पार्ट अर्थ एब्जॉर्ब कर ले रहा है और कुछ पार्ट बाउंस बैक हो जा रहा है। अच्छा, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी अपनी एनर्जी बढ़ने लगेगी, ठीक है। उसकी अपनी एनर्जी इंक्रीज़ होगी और वो ऑब्जेक्ट गर्म होगा। उसके बाद क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट भी फिर उस हीट को एमिट करेगा, रेडिएशंस एमिट करेगा। तो सन से कुछ रेडिएशन अर्थ ने एब्जॉर्ब की, ठीक है। इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और फिर अर्थ क्या करेगा, ये भी कुछ रेडिएशंस एमिट करेगा। वो रेडिएशन जो अर्थ एमिट कर रहा है उससे हम कहते हैं IR रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस। अच्छा, अब हमारे एटमॉस्फेयर में जो ट्रोपोस्फेयर है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ये क्या करते हैं, इस इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस एनर्जी को ये कंपाउंड्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये अर्थ के अराउंड प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। तो अब जब इन्होंने इन रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लिया तो अर्थ के सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो गया। जब इन मॉलिक्यूल्स ने इस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया, इस रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लिया, तो इनकी वजह से क्या हुआ, अर्थ का जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो गया। और ये इंक्रीज़ टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। जो ऑर्गेनिज़म अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनकी ज़िंदगी के लिए ये टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज़ यहाँ पर नहीं होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर पे माइनस में हो जाएगा। जैसे कि अगर ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास नहीं प्रेजेंट हो तो आयर जो यहाँ से एमिट हो रहा है ये, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी एनर्जी और यहाँ का टेम्परेचर, अर्थ का जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो बहुत डिक्रीज़ हो जाएगा, इनफैक्ट नेगेटिव में आ जाएगा, जैसे कि -20 डिग्री तक हो सकता है। और ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर तमाम चीज़ें फ्रीज़ हो जाएंगी। तो इस तरह पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती अर्थ पर। इनके प्रेजेंट होने की वजह से और जो सराउंडिंग टेम्परेचर है इसकी वजह से जो टेम्परेचर बनता है अर्थ का वो क्या है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वो टेम्परेचर है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। और ये किस वजह से हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ने IR को एब्जॉर्ब किया हुआ है, इस वजह से, ठीक है। तो इस तरह जो इफ़ेक्ट आ रहा है, एक जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और जो ये इफ़ेक्ट है इसे हम क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अच्छा, एक वर्ड लिखा है बुक में, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस हैं जो हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जो इंफ्रारेड रेडिएशंस अर्थ से एमिट हो रही है वो उसको क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर वेपर्स, ठीक है, उसके बाद ओजोन और मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो ये कुछ गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ये इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अच्छा, हमारे एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका भी एक बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। ये एक पॉल्यूटिंग गैस नहीं है बल्कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं उनमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होता है और फिर ग्लूकोज फॉर्म होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो जब सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस। यही ग्लूकोज प्लांट फिर एनर्जी के लिए यूज़ करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी प्लांट्स हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसके लिए ज़रूरी है। प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहा है, तो इन्वायरमेंट में ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है एक रेस्पिरेशन प्रोसेस से। रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है, जितने भी मैमल्स हैं, एनिमल में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता,
ठीक है। एनिमल में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। रेस्पिरेशन बिल्कुल इसी का अपोजिट प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में आ रहा है। तो देखो इस तरह से एक बैलेंस है, जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से आ रहा है उसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर ले रहे हैं। इस तरह से एक बैलेंस है कार्बन डाइऑक्साइड बनने में और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होने में। इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन है। वो कितनी है, 0.03%। तो इस तरह से ये मेंटेन है क्योंकि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है उतनी दोबारा से एनवायरनमेंट का पार्ट बन जा रही है। इसके अलावा एक और तरीका है एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड आने का, वो है बर्निंग ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स में कोई भी कार्बन कंपाउंड है, जब हम उसको बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो तरीके हैं जिससे हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है ग्लोबल वार्मिंग। देखो जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, अगर उस नेचुरल प्रोसेस में कोई चेंजिंग आ गई तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, देखो ये तो नेचुरल फिनोमेना है ना कि अर्थ है, अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है जहाँ पे कुछ गैसेस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। ठीक है, अब अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, इसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो होगा क्या, जो यहाँ से रेडिएशंस इमिट हो रही हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी इन कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या करेंगे, इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से अर्थ का जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा। सही है, सराउंडिंग टेम्परेचर अर्थ का ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और ये हो किस वजह से रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से एनवायरनमेंट में। अच्छा, अब वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि एक्सेस बर्निंग ऑफ फॉसल्स, कि हमने फॉसल्स ज़्यादा बर्न करने शुरू कर दिए हैं। ज़्यादा फॉसल्स बर्न होंगे, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। इसके बाद है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज़ कर ले रहे थे तो एक बैलेंस मेंटेन था, लेकिन अगर हमारे एनवायरनमेंट में प्लांट्स कम हो जाएं तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन तो रही है लेकिन वो रिमूव नहीं हो सकेगी एनवायरनमेंट से, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एक और इसका पॉइंट क्या हो सकता है कि डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, कि जो फॉरेस्ट हैं वो कम हो रहे हैं या उन्हें काटा जा रहा है, तो एक्सेस बर्निंग ऑफ फॉसिल की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रही है ट्रोपोस्फेयर में, जिसकी वजह से अर्थ का जो सराउंडिंग टेम्परेचर है ये इंक्रीज़ हो रहा है। और इसी फिनोमेना को हम क्या कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अब हमने डिस्कस करना है इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं अर्थ पर और एटमॉस्फेयर पर। ठीक है, जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से कौन से इफ़ेक्ट आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। सही है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है 0.05 डिग्री सेल्सियस पर ईयर तक इंक्रीज़ होता है। इसके बाद है चेंज इन वेदर पैटर्न। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो वेदर पैटर्न भी चेंज होंगे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे। मतलब अगर समर सीज़न है तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा, विंटर सीज़न वो भी ज़्यादा इंटेंस होगा। तो इस तरह से जो वेदर पैटर्न है वो भी चेंज होगा। मेल्ट ग्लेशियर्स, अब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं या जो बर्फ़ वाले इलाके हैं वहाँ पर मेल्टिंग शुरू हो जाएगी। जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। ग्लेशियर्स मेल्ट होने की वजह से क्या होगा, सी लेवल इंक्रीज़ होगा। ठीक है, जो हमारा सी में वाटर लेवल है, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जो वाटर है वो रिवर लेक में जा रहा है, इसकी वजह से हमारा जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ होगा। उसकी वजह से फिर फ्लड
के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये कुछ इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।